हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर हीट। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो हमने हीट के ऊपर डिस्कशन किया था कि जब हम लोग अलग अलग यूटेंसिल में अलग अलग टाइप के वाटर लेते हैं, एक में हॉट एक में कोल्ड वाटर लेते हैं, और जब उनको कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारी हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है। फिर हमने कैलोरीफिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि हीट एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपकी बुक का 3.2.1 टॉपिक है। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से लिक्विड, जस्ट एज लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से लिक्विड जो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होता है, उसी तरीके से हमारी जो हीट एनर्जी भी होती है वो फ्लो होती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू अ ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो लिक्विड का फ्लो होता है वो हाई लेवल से लोअर लेवल पे होता है। इसलिए हमारे घर पे जो पानी की टंकियाँ होती हैं उसको हम लोग हाई मतलब छत वगैरह पे रखते हैं, ताकि उसका जो फ्लो है वो हाई लेवल से लोअर लेवल में हो। उसी तरीके से जो हीट एनर्जी भी है वो फ्लो होती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 1 है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट 2 है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये हाई टेम्परेचर पे है और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये लो टेम्परेचर पे है, और हीट का फ्लो कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर क्या होता है। व्हाट इज हीट ट्रांसफर? तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। जो ट्रांसफर होता है हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आपने क्लास 9th में साउंड चैप्टर तो पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो साउंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ताकि वो ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरे जगह। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हीट को भी ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिएगा जब तक से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। और इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग हमारे चैप्टर के एंड तक हमको मिल जाएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन तब तक से आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हमेशा मटेरियल मीडियम चाहिए होता है कि मटेरियल मीडियम के बिना भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर के प्रोसेसेस के बारे में कि अलग अलग प्रोसेसेस क्या है जिससे हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर आपकी बुक में है। इट इज फिगर 4 विच टेल्स अस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। और अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पर, थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से हैं। एक तो शो कर रहा है कन्वेक्शन, एक शो कर रहा है कंडक्शन और एक शो कर रहा है रेडिएशन। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला तो है हमारा कंडक्शन, ये आपकी एक्टिविटी 2 है बुक का। तो इसमें इस एक्टिविटी में अपन को क्या-क्या चाहिए, अपन को क्या-क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होंगे। हमारी हमको लगेगी कैंडल्स, फिर हमको चाहिए होंगे रॉड्स ऑफ एल्यूमीनियम, ग्लास एंड वुड। और और क्या इधर एक और चीज़ मेंशन है कि ईच शुड बी ऑफ सेम लेंथ। जो हमको 3 रॉड्स चाहिए एल्यूमीनियम की, ग्लास की और वुड की, वो तीनों सेम लेंथ की होनी चाहिए। और हमको चाहिए क्या? ऑल पिन्स। क्या चाहिए हमको? ऑल पिन्स चाहिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये एक्टिविटी एक्चुअली है क्या। ओके, तो आप जिस तरीके से पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्या है, रॉड लिया है हमने। उस रॉड में हमने क्या किया है, ऑल पिन्स को अटैच कर दिया है एक रेगुलर इंटरवल्स पे। और उसको अटैच किससे किया है हमने? वैक्स से। कैंडल्स को मेल्ट करके हमने वो ऑल पिन्स को उसमें रॉड में अटैच किया है एक रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, अब ये रॉड को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो आप उसको लटका दीजिए ऐसे, जिस तरीके से कोई स्ट्रिंग वगैरह से, कोई मेटल की स्ट्रिंग से लटका दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि
इस रॉड को आप कपड़े से बांध लीजिए ताकि आप उसका एक एंड से पकड़ सकें, ताकि आपको गर्म फील ना हो, सो दैट यू कैन नॉट फील द हॉट एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तीनों तीनों जितनी भी तीनों रॉड्स हैं, एल्यूमीनियम की रॉड, ग्लास की रॉड और वुड की रॉड, तीनों से हमको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। कुछ रेगुलर इंटरवल्स में ऑयल पिन्स लगानी है वैक्स के साथ। तो सबसे पहले क्या करना है, फिगर 5A में ये बता रहा है कि तीनों रॉड को आप क्या करिएगा, एक एंड से हीट करना स्टार्ट करिएगा। और नोटिस करना कि क्या हो रहा है, जब आप तीनों रॉड्स को एक एंड से हीट करोगे तो क्या हो रहा है देखना। आप ये देखोगे थोड़े टाइम के बाद कि जो ऑयल पिन्स हैं वो पिघल वो वैक्स के कारण एक एंड से जब ये हीट होगी रॉड, फिर धीरे-धीरे करके सारी ऑयल पिन्स मेल्ट होके गिरनी स्टार्ट हो जाएँगी। उसमें जो वैक्स होगा वो मेल्ट होगा और वो गिरना स्टार्ट हो जाएँगी ऑयल पिन्स। तो आपको क्या करना है, ये तीनों जो रॉड्स हैं, उन तीनों रॉड्स में जैसे-जैसे ऑयल पिन्स गिर रही हैं, आपको उसका टाइमिंग नोट करना है और आपको ये देखना है कि कौन से रॉड में जब ऑयल पिन्स गिर रही हैं तो किसका टाइमिंग क्या है? कौन से रॉड में ऑयल पिन्स बहुत जल्दी गिर रही हैं, कौन से में थोड़ा लेट गिर रही हैं और कौन-सी रॉड में बहुत ज़्यादा लेट ऑयल पिन्स गिर रही हैं। ठीक है, तो ये पहला है कि जब आपको रॉड को एक एंड से हीट करना है और आपको सारे ऑयल पिन्स की टाइमिंग नोट करनी है तीनों रॉड के लिए। फिर दूसरा जो फिगर 5B है वो आपको ये बोल रहा है कि अब आपको क्या करना है, रॉड को मिडल एंड से हीट करना है। मिडल एंड से हीट करना है और फिर आपको देखना है कि ऑयल पिन्स कहाँ कहाँ से गिरनी स्टार्ट हो रही हैं, कैसी गिर रही हैं ऑयल पिन्स, और ये आपको तीनों रॉड के लिए टेस्ट करना है और टाइमिंग नोट करनी है सारे ऑयल पिन्स के गिरने की। और फिर हम देखेंगे कि अ, कंपैरिज़न करेंगे कि जो ये एल्यूमीनियम, ग्लास और वुड की रॉड है, ये कैसे कंडक्ट कर रही थी हीट। ओके, फिर इसके बाद है कंडक्शन। तो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा, उसमें क्या था कि जब हमने रॉड को हीट किया था एक एंड से और सेकंड एंड से, तो ऑयल पिन जो थी गिरनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वैक्स मेल्ट होने लगा था। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा कंडक्शन। अब कंडक्शन में होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर मॉलिक्यूल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्या होता है कंडक्शन में, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, पर एक्चुअली क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने ही जगह पे खड़े होके वाइब्रेट होते हैं। मतलब वो अपनी जिस जगह पे हैं उसी जगह पे वो वाइब्रेट होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं। इस तरीके से हीट एनर्जी जो होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स पे कंडक्ट होती है। और इसलिए जब हमने रॉड को हीट किया, तो हमने रॉड को जब एक एंड से हीट किया था, ठीक है, तो वो गर्म होनी स्टार्ट हुई। वहाँ के मॉलिक्यूल जो थे वो वाइब्रेटिंग पोजीशन में आए, वो वाइब्रेट हुए और उसके बाद उन्होंने उस वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स में पास किया और धीरे-धीरे करके हमारी जो ऑयल पिन्स थी, जो फ्लेम के पास थी वो पहले गिरी, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑयल पिन थी वो गिरी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो जब हमने ये प्रोसीजर किया होगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो तीनों रॉड्स हैं उसमें ऑयल पिन्स की गिरने की टाइमिंग अलग थी। किसी रॉड में पहले गिर गई, एल्यूमीनियम में पहले गिरेगी, एल्यूमीनियम के बाद आती है आपकी अ एल्यूमीनियम के बाद आती है आपकी ग्लास और वुड रॉड, जिसमें बहुत लेट से गिरेगी ऑयल पिन्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे। फिर इसमें क्या लिखा है, यू सॉ दैट ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल रॉड द अदर एंड गेट्स हॉट वेरी क्विकली। ऑन हीटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दैट पार्ट ऑफ द रॉड start vibrating fast and their heat energy increases. These vibrating molecules pass on the energy to the next molecules. This is the only method by which heat transfer takes place in solids. तो solids में सिर्फ यही एक मेथड होता है जिस वजह से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, और वो मेथड क्या है, हमारा कंडक्शन। ओके, तो जब हीट ट्रांसफर होता है थ्रू कंडक्शन, इट इज कॉल्ड हीट कंडक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। अब हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, हीट कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे किस पे, सब्सटेंसेस के नेचर पे, कि कैसा सब्सटेंस है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो कैसे हीट कंडक्ट कर रहा है।
तो बेस्ड ऑन द हीट कंडक्टिविटी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कंडक्टिविटी के बेस्ड पे सब्सटेंस को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो आते हैं इंसुलेटर्स, फिर आते हैं पुअर कंडक्टर्स और फिर आते हैं कंडक्टर्स। तो ये जो अरेंज है ये है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है इस साइड जाने पे। ये बहुत ही ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, हीट। ये थोड़ा पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, मतलब कंडक्ट करते हैं पर बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। और ये होते हैं कंडक्टर्स, मेटल्स, वाटर, ये सारे कंडक्टर्स हैं। वुड, ग्लास, ये है पुअर कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या हैं? एबोनाइट और एस्बेस्टोस। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं वो जीरो कंडक्टिविटी शो करते हैं, मतलब ये इनमें बिल्कुल ही हीट कंडक्शन नहीं होता। पुअर कंडक्टर्स में क्या होता है? दे डू नॉट इजीली अलाउ हीट कंडक्शन, ये बहुत इजीली अलाउ नहीं करते हीट कंडक्शन। और कंडक्टर जो होते हैं वो इजीली कंडक्ट करते हैं हीट। ठीक है, तो ये हमारे थे क्या मटेरियल कैन बी इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। तो हमारे मटेरियल्स इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, इंसुलेटर्स भी हो सकते हैं, पुअर कंडक्टर्स भी हो सकते हैं और गुड कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। जो प्रोसेस क्या है हमारा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस जो है इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3। अब इस एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी 3 जो है पूरा कन्वेक्शन प्रोसेस को शो कर रहा है। तो एक्टिविटी 3 में हमको क्या क्या चाहिए? पहले तो हमको प्रोसीजर क्या है इसमें कि हमको फिल करना है, फिल अ फ्लास्क विथ वाटर एंड हीट इट ऑन अ स्पिरिट लैम्प, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द फ्लास्क, कैन यू सी कन्वेक्शन करेंट्स। तो प्रोसीजर क्या है? हमको एक फ्लास्क लेना है, उस फ्लास्क में हमको डालना है वाटर, ठीक है, एंड हीट इट ऑन अ स्पिरिट लैम्प एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द फ्लास्क। और उस फ्लास्क में हमको क्या डालना है? कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डालना है और हमको देखना है कि उस फ्लास्क में क्या चीज़ हो रही है। ओके, तो अब इस एक्टिविटी पे अपन डिस्कशन करते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्चुअली होगा क्या। तो जब आप इस फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे और फिर जब आपने इसमें इंक डाली तो हम क्या देखेंगे इसमें कि इसमें कन्वेक्शन करेंट्स बिल्टअप होंगे। कन्वेक्शन करेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ही आपने इसमें इंक डाली और नीचे फ्लेम की हीट से आप देखेंगे कि ये जो इंक है ये ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये सारी इंक जो होगी ऊपर सेटल होते जाएगी। तो ये एक्चुअली होता कैसे है इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि कन्वेक्शन करेंट्स कैसे डेवलप होते हैं। जैसे जब नीचे फ्लेम है, ठीक है, तो नीचे जो फ्लेम है, नीचे फ्लेम की वजह से क्या होगा, जो वाटर है नीचे की लेयर पे, पानी के जो नीचे की लेयर पे जो वाटर है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो लेस डेंस हो जाएगा। लेस डेंस मतलब वो बहुत हल्का हो जाएगा और हल्का होने की वजह से वो वाटर राइज होगा और वो ऊपर की सतह पे चला जाएगा, ऊपर की लेयर्स पे चला जाएगा, ठीक है। अब जो ऊपर के लेयर में जो वाटर था वो क्या था? वो ठंडा था, वो कोल्ड था और वो ज़्यादा डेंस था, मतलब ज़्यादा भारी था और इस वजह से वो सिंक हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। फिर जैसे ही वो नीचे आया, तो नीचे आने के बाद उस पे वापस फ्लेम पड़ी, फ्लेम से उसने हीट एब्ज़ॉर्ब करी और वो वापस से गरम हुआ। गरम होने की वजह से वो वापस से लेस डेंस हुआ और वो फिर ऊपर चला गया और ठीक है, और उसकी जगह ले ली कोल्ड वाटर ने। तो ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक से ये पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। मतलब हर एक लेयर की एक इक्वल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता। ये प्रोसेस तब तक से चलेगा जब तक से पूरा लिक्विड एक सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंक है वो हमको उठता हुआ दिखता है और फिर ये जो इंक है फिर वापस यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है वो हमारा नीचे आता है। तो हम इस पे कन्वेक्शन करेंट्स देख सकते हैं। तो आप इसमें इंक इसीलिए डाल रहे हैं हम ताकि इजीली हमको वो कन्वेक्शन करेंट्स दिख सके, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर होता है गैसेस और लिक्विड्स में वो एक्चुअली कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। तो हीट ट्रांसफर में क्या जो कन्वेक्शन करेंट्स होता है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? सब्सटेंस की अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कन्वेक्शन। ओके, तो ये था हमारा कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करेंट्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सॉरी, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा है ये। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है।
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन की वजह से क्यों नहीं हो पाता? क्यों कन्वेक्शन की वजह से सॉलिड में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता या नहीं हो पाता? आपको पता होगा इसका आंसर। अभी मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई कि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पर हमने कंडक्शन में क्या पढ़ा था? कंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट दे एक्चुअली वाइब्रेट इन देयर ओन पोजिशन, इजंट इट? सो transfer of heat by convection cannot take place in solids because molecules in solids are fixed and cannot move about freely. और यहाँ पर एक डायग्राम भी है जो ये चीज इलस्ट्रेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स डोंट मूव, दे वाइब्रेट और जिगल। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर या फिर हीट कंडक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन इन नेचुरल फिनोमेना। हम कुछ नेचुरल फिनोमेना देखेंगे और हम देखेंगे कि इन नेचुरल फिनोमेना में कन्वेक्शन कैसे होता है। और ये जो नेचुरल फिनोमेना है हम पढ़ेंगे इसमें सी ब्रीज, हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिक्चर है हमारी लेफ्ट साइड पे ये हमको बता रही है क्या, ये सी ब्रीज है, और जो राइट साइड में पिक्चर है ये हमें लैंड ब्रीज के बारे में बता रही है। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो क्या हो रहा है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में? सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सी ब्रीज के बारे में। तो कन्वेक्शन कैसे होता है, सी ब्रीज कन्वेक्शन कैसे होता है एक नेचुरल फिनोमेना, और सी ब्रीज क्या होती है इसके बारे में। अब ये है डे का टाइम, दिन का समय है। दिन के समय में सूरज बहुत आग उगलता है कि नहीं? तो जब जो सन होता है, सन क्या करता है, जो लैंड होता है उसको बहुत जल्दी गर्म कर देता है। अगर हम किसी बीच के पास में हैं सुबह सुबह के टाइम पे, तो क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन लैंड गेट्स हीट अप फास्टर। तो लैंड जो होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। सो वाटर टेक्स टाइम टू गेट हीट अप एज कंपेयर टू लैंड। सो देयरफॉर द एयर अबव द land becomes hot and starts rising up as compared to the air above the water, which is cold and it doesn't rise. So as the air above the land rises up, the air above the water takes its place. ठीक है, तो जैसे ही एयर जो होती है लैंड के ऊपर में जो हीट हो जाती है वो राइज होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वो हल्की हो गई है, वो लेस डेंस हो गई है, और इसलिए वो हीट होनी स्टार्ट होती है और वो ऊपर राइज होनी स्टार्ट होती है। और उसकी जगह कौन ले लेती है? ये कोल्ड एयर। ये कोल्ड एयर क्या करती है, उसकी जगह ले लेती है, और ये जो हॉट एयर है ये हॉट एयर ऊपर राइज होती है। फिर जैसे ही कोल्ड एयर रश करती है यहाँ लैंड के तरफ, तो वो फिर हीट अप होती है और वो फिर राइज अप होती है, और जो हॉट एयर होती है वो फिर मूव करती है सी की तरफ। और सी के वजह से, क्योंकि सी ठंडी है, तो उसके ऊपर की हवा जो होती है वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके से करंट बिल्टअप होता है। तो जो एयर होती है, ठंडी हवाएं, वो कहाँ से कहाँ चलती है? सी से लैंड की तरफ चलती है, इसलिए ये कहलाती है हमारी सी ब्रीज। फिर ये था हमारा डे का टाइम पे क्या होता है। डे के टाइम पे हमारी होती है सी ब्रीज। अब हम देखेंगे कि हमारे रात के टाइम पे क्या चीज होती है, रात के टाइम पे करंट्स कैसे चलते हैं। तो रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे अब जमीन वापस जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू वाटर। तो वाटर जो है वो ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू लैंड। तो जो पानी है वाटर के ऊपर पे, सॉरी सो पानी बोल रही हूँ, जो हवा है वाटर के ऊपर पे वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा पानी गर्म है, और वो गर्म होने की वजह से राइज होनी स्टार्ट होगी, है कि नहीं? क्यों राइज होगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्की है, तो वो राइज होनी स्टार्ट होगी। और जैसे ही वो राइज होगी तो यहाँ पर एक वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की एयर तो ऊपर चले गई है ना। तो उसकी जगह कौन लेगी? यहाँ की कोल्ड एयर ले लेगी, जो कि कहाँ से आ रही है, हमारी लैंड से आ रही है। ठीक है, फिर ये हॉट एयर लैंड की तरफ जाएगी और वो कूल हो जाएगी, और फिर ये जो कोल्ड एयर है ये वापस क्या करेगी, रश होगी कहाँ पर? रिवर साइड पे,
और वो फिर गर्म होके ऊपर उठने लगेगी। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बिल्ड होगा, जो कि कहाँ से कहाँ चलेगा? ठंडी हवाएँ कहाँ से कहाँ चलनी स्टार्ट होंगी? लैंड से सी की तरफ चलनी स्टार्ट होंगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज़। तो रात के टाइम पे होता है लैंड ब्रीज़ और दिन के टाइम पे होता है क्या? सी ब्रीज़। आई होप सो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ क्या होती है, और यही आपकी बुक में एज़ विंड साइकिल डिनोट किया गया है फिगर 8 में। ओके, तो ये था हमारा कन्वेक्शन इन नेचुरल फिनोमेना। कन्वेक्शन नेचुरल फिनोमेना में कैसा होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है। अब हम हमारे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रेडिएशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन थर्ड प्रोसेस है हमारा हीट ट्रांसफर का, और रेडिएशन में क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। डज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम? ये क्वेश्चन हमने पहले पूछा था ना, कि क्या हीट ट्रांसफर के लिए हमेशा हमको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है? अगर ऐसा है तो आप ये सोचिए कि जो सन है, ठीक है, सन सन कहाँ पर है? स्पेस पे। और स्पेस से सन की हीट हमें महसूस होती है कि नहीं? गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। ठंडी में सन अर्थ से दूर हो जाता है और हमें बहुत ठंड महसूस होती है। तो जो हीट होती है वो सन से तो आती है, और वैक्यूम है ना पूरे स्पेस पे। तो अगर हीट को मटेरियल मीडियम चाहिए होता, तो हीट ट्रांसफर कैसे होती स्पेस से, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि हीट एनर्जी को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रांसफर के लिए। एयर इज एब्सेंट इन स्पेस, देन हाउ डू वी रिसीव द हीट फ्रॉम द सन? Like light energy, transfer of heat energy can also take place in vacuum. Through radiations, heat travels in a straight line just like light. तो जब जैसे कि लाइट एनर्जी जो होती है, जैसे लाइट एनर्जी होती है, वैसे ही जो हीट एनर्जी भी होती है वो भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन रेडिएशन की वजह से जो हीट होती है वो भी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में जस्ट लाइक लाइट। हीट इज ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। अगर किसी सोर्स से हीट आ रही है तो वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा और एक डायरेक्शन में कम होगी। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टू सी दिस, पुट योर हैंड्स अराउंड अ बल्ब, lantern or a lamp. You will feel equal warmth in all directions. Okay. When heat energy reaches an object through radiations, then same amount of heat is absorbed by the object and is called as good absorber. जब भी हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है थ्रू रेडिएशन, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एक सिंपल वे में, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितनी अमाउंट की हीट एनर्जी रेडिएट कर सकता है ना, उतनी अमाउंट की हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट गुड एमिटर होता है ऑफ हीट, जो गुड एमिटर होता है हीट का, जो हीट अच्छे से एमिट कर सकता है, वो हीट अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ओके, सो अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट इज ऑल्सो अ गुड एमिटर ऑफ हीट। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, वही यहाँ पर एक बल्ब है जो कि हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट कर रहा है। रेडिएशन है। ठंडी में हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी जला के अपने हाथों को सेकते हैं ना, गर्म करते हैं अपने हाथों को। तो उसमें भी क्या होता है, हम एक्चुअल कॉन्टैक्ट में तो लाते नहीं, है कि नहीं? एक्चुअल कॉन्टैक्ट में तो हीट के लाते नहीं अपने हाथ को, पर फिर भी हमें गर्माहट महसूस होती है। तो ये भी क्यों होती है? क्योंकि हीट जो होती है उस अ, जो फायर प्लेस होती है उससे इक्वल, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर हो रही है हीट, इस वजह से हमको वो वार्मथ फील होता है। फिर ये वही सन और अर्थ के बारे में हमने जैसे डिस्कशन किया कि सन से जो रेडिएशंस आती है वो स्पेस से ट्रेवल होके अर्थ पे आती है, इस वजह से अर्थ जो है वो गर्म रहता है। ठीक है, अब ये हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी 4 है आपकी बुक में, और ये रेडिएशन पे बेस्ड है। तो एक्टिविटी 4 पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है कि थिंक व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? कि हम लोग गर्मियों में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, और सॉरी विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, और समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो आप यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम देखते होंगे जो ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है।
यहाँ से एरो आ रहे हैं और ये एरो क्या हो रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन ये जो व्हाइट कलर का क्लॉथ है इसमें एरो आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो और इधर क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब हीट, और यहाँ क्या लिखा है, रिफ्लेक्ट हीट। तो जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमको विंटर्स में डार्क कलर क्लॉथ पहनने चाहिए। और समर्स में हमको लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि वो जो सन से हीट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमको गर्माहट कम होती है। तो इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, विंटर्स में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए और समर्स में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। अब हम मूव करते हैं हमारे रेडिएशन की एक्टिविटी 4 पे। तो रेडिएशन की जो एक्टिविटी 4 है इसके लिए हमको कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। वो मटेरियल्स क्या क्या है, हमको क्या चाहिए रहेगा, एक यूटेंसिल चाहिए होगा जो कि ब्लैक कलर का हो, ठीक है। फिर एक सिमिलर शाइनी यूटेंसिल चाहिए होगा, वैसे ही यूटेंसिल चाहिए पर वो शाइनी होना चाहिए, या फिर अपन स्टील का यूटेंसिल ले सकते हैं। और फिर हमको क्या चाहिए, एक अर्दन यूटेंसिल चाहिए। अर्दन यूटेंसिल मतलब जो क्ले वगैरह का बना हो, जो मिट्टी का बना हो, ओके। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमें तीनों यूटेंसिल्स को वाटर से भरना है। वी हैव टू फिल 3 utensils, we have to fill all the 3 utensils with water, and then we have to put them in sunlight, okay. And after some time we have to note the temperature of the water in all the 3 utensils using a thermometer, okay. Then what you will have to notice is the readings in the thermometer in the 3 different utensils. So now you have to answer the question, which utensil has water with highest temperature and which one has water with lowest temperature. तो आप क्या देखोगे इससे बताओ, अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको क्या मिलेगा इसका रिजल्ट, कि जो ब्लैक पॉट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो स्टील वाला होगा उसके, और क्ले पॉट का जो होगा टेम्परेचर बहुत कम होगा, ओके। तो ये भी किस पे बेस्ड है, रेडिएशन पे बेस्ड है, कि जो डार्क कलर के बॉडी होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इसलिए जो हमारा ब्लैक पॉट होगा वो ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब वैसे ही क्या करना है, इन द सेम वे we have to put all the 3 utensils in a cold place, and then we have to read the temperature of the utensils, okay, through a thermometer. You may notice that the absorption and emission of heat depends on the two factors. अब हम क्या नोटिस करेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का और एमिशन होता है हीट का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। वो दो फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला तो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी हीट एमिट कर रहा है। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स सरफेस। या तो वो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करेगा या फिर उसकी सरफेस पे डिपेंड करेगा कि उसका सरफेस स्मूथ है कि रफ है, ठीक है। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है क्या, absorption and emission of heat. So students, that's all for today, and we will proceed with effects of heat in our next video. I hope you like the video. Thank you.